आइए मित्रों, आगे बात करते हैं। राजस्थान के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, जीके जीएस के ये वो प्रश्न होने वाले हैं जो एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर के और 12वीं तक शामिल हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों पर बात करेंगे और इसमें वो क्वेश्चन भी होंगे जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। दूसरी बात, जो पिछली वीडियो अभी आपकी मेरी आई थी उस पर आपने जो मोहब्बत की है, जो प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फिर वैसे ही क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आएंगे। 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चनों के बाद साथ साथ में लगभग 100 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा। आज का पहला प्रश्न है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये ग्रंथ है किस राजा के काल के समय रचित किया गया, यानी लिखा कब गया है, तो किस शासक के समय लिखा गया है। याद रखिएगा, चित्रकला से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका याद रखना है कि ये 1260 ईस्वी में लिखा गया है। लिखने का काम आपसे किसने किया है, तो कमल चंद ने किया है। और ये शासक कौन था, तो तेज सिंह। तो तेज सिंह के समय ये लिखा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर राजस्थान के आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो उसमें इसको पूछ चुके हैं। अगला प्रश्न है मालती माधव के चित्र की शैली से संबंधित हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस शैली से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है कि मारवाड़ शैली जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। मारवाड़, कोटा और किशनगढ़, इन तीन को आपको हर हाल में याद रखिएगा। तो मारवाड़ शैली है। साथ ही साथ याद रखना जो है चौरा पंचाशिका जो है ये भी आपको याद रखना है। गीत गोविंद सर जो है वो भी याद रखना है। ये तीनों जो है वो आपको याद रखना है। तो मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। तो ये चित्र किससे संबंधित हैं, तो मेवाड़ शैली से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है रागमाला का चित्रकार कौन था। देखिए, रागमाला को कई बार ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं और एनसीईआरटी की किताब में ये शामिल भी है और आरपीएससी यहीं से प्रश्न बनाती है। तो निसारुद्दीन का नाम आपको याद रखना है। निसारुद्दीन है। साथ साथ इसके बाद में साहिबुद्दीन का नाम आपको याद रखना है और बीरजी भाटी, तीन लोगों का नाम आपको याद रखना है। इन तीनों ने रागमाला का चित्रकार हैं। ये तीनों रागमाला के चित्रकार हैं। तो रागमाला के सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पहला नाम आपको याद रखना है, निसारुद्दीन का। इसके बाद में अगला प्रश्न है साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, महाराणा जगत सिंह प्रथम का नाम याद रखना है। जगत सिंह प्रथम, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि जगत सिंह प्रथम के समय प्राप्त हुआ है। और ये जो है वो मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल इनका कहा जाता है। इनका काल जो है यहाँ पे गलत लिख दिया है। तो जगत सिंह प्रथम का जो चित्रकारी का पीरियड है वो मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल है। इसको आप चाहो तो ऑडियो की तरह से भी एयरफोन लगाकर सुन सकते हैं और आपका रिवीजन हो जाएगा फटाफट। साहिबुद्दीन और निसारुद्दीन किस चित्र शैली से संबंधित हैं, तो ये रिपीट कई बार हो चुका है प्रश्न। तो मेवाड़ शैली से संबंधित हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन साहिब राम अगर पूछा जाए तो जयपुर शैली से हैं। देखिए, साहिबुद्दीन किससे हैं, साहिबुद्दीन, निसारुद्दीन ये मेवाड़ शैली से हैं। साहिब राम अगर पूछा जाता है तो जयपुर चित्र शैली से हैं। और साहिबा अगर पूछा जाए तो साहिबा जो है वो अजमेर चित्र शैली से संबंधित हैं। फिर एक बार याद रखिए, साहिबुद्दीन मेवाड़ से संबंधित, साहिब राम जो है वो जयपुर से संबंधित हैं। साहिबा अगर पूछा जाता है तो ये अजमेर चित्र शैली से संबंधित है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सांवर व शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उपशैलियां हैं। तो ये दोनों उपशैलियां हैं, चाहे सांवर हो या शाहपुरा हो। तो ये आपको याद रखना है, ये मेवाड़ उदयपुर की चित्र शैलियों में इनका नाम आता है। मेवाड़ उदयपुर, बहरहाल मेवाड़ जो उदयपुर है इसमें सिर्फ सांवर ही आता है, लेकिन ये शाहपुरा है, शायद ये भीलवाड़ा या और किसी जिले में आता है। आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, आप पढ़ते रहें फिर भी रिविजन के बावजूद भी कन्फ्यूजन होती है। इसके बाद में महाराणा कुंभा ने कौन से ग्राम यानी गाँव एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे। यानी जो एकलिंग जी का मंदिर है उसकी पूजा और जो व्यवस्था है उसके लिए गांव जो हैं वो कुंभा ने कौन से दिए थे। तो देखिए, नागदा आपको याद रखना है, ये दिया गया था। इसके साथ साथ में जो है कालोड़ा जो है वो भी दिया गया था। मालाखेड़ा जो है वो भी दिया गया था। और साथ ही साथ में एक चौथा आपको नाम याद रखना है, भीमाना। तो ये चारों जो हैं गांव दिए गए थे, किसमें दिए गए हैं, तो एकलिंग जी के मंदिर की पूजा और व्यवस्था के लिए दिए गए थे। किसने दिए, तो महाराणा कुंभा ने दिए हैं। याद रखिएगा। देखिए, कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जो उर्दू की राजस्थान की तैयारी कर रहा है तो नीचे मेरी बुक दिख रही है। ये 2025 और 26 के सारे पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2000 क्वेश्चन है और ऑर्डर नंबर जो है जहाँ से आपको ऑर्डर कराना है वो भी आपको दिख रहा है। आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। जीके जीएस आप मेरे चैनल पर तैयार कर सकते हैं, उर्दू भी तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब का नाम याद रखना है और राणा जय सिंह के मध्य जो उत्पन्न कटुता
का मुख्य कारण क्या था। तो इन दोनों में जो आपस में खींचातानी थी उसका मुख्य कारण क्या था, ये चीज़ आपको याद रखना है। कई कारण थे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हिंदुओं पर पुनः जजिया कर जो लगाया था औरंगजेब ने, यह सबसे मुख्य कारण था। इसके बाद में अर्णोराज के बारे में मुख्य तत्व थे। तो अर्णोराज के बारे में आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है और इसके बारे में और भी फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, लेकिन इतनी बात आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। देखिए ये उसने जो है अर्णोराज ने क्या करा था, इसके काल के प्रारंभ में एक गजनी आक्रमण को इसने रोक दिया था। यहाँ पर गलत लिख दिया है, आक्रमण को रोक दिया था। टाइपिंग थोड़ी एरर है लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताता चलता हूँ। साथ ही साथ में जो चालुक्य के नरेश थे जय सिंह, सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, ये भी आपको याद रखना चाहिए था। और इसकी मृत्यु जो है अर्णोराज की, वो अपने पुत्र के द्वारा हुई थी, यानी इसके पुत्र ने ही इसको मार दिया था। अगला प्रश्न है, किस किले में केवल एक ही मार्ग है। प्रवेश मार्ग आपको बताना है कि एक ही है। किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है। तो ये कुंभलगढ़ का किला है, पीवाईक्यू में आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है। तो ये मेला आपको याद रखना है, मेले से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे। तो अमृता देवी जो हैं उनकी स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला लगता है, भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। तो भाद्र शुक्ल दशमी का नाम आपको याद रखना है जब लगता है मेला अमृता देवी का। आगे है, गेरू पत्थर राजस्थान में पाया जाता है। देखिए जो वहाँ के उत्खनन है और कौन सी खान से क्या निकलता है, ये क्षेत्र भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको याद रखना चाहिए गेरू पत्थर के लिए क्या है फेमस है राजस्थान का, तो बारोदिया आपको याद रखना है, बारोदिया से गेरू पत्थर मिलता है। मैग्नीज अगर पूछा जाता है तो वो कालाकूटा से मिलता है। इसके बाद में राक फॉस्फेट पूछा जाता है तो झामर कोटड़ा से मिलता है। साथ साथ में बेरिलियम अगर पूछा जाता है तो सागबाड़ा से मिलता है। ये आपको प्रश्न हर हाल में याद रखना चाहिए। मैं फटाफट रिवीजन कराता चलता हूँ। अगला प्रश्न देखिए कि सीसा और जस्ता किस खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सीसा और जस्ता दोनों का नाम याद रखिएगा। सीसा और जस्ता राजस्थान में बहुत उत्पाद होता है, वहाँ से प्राप्त होता है। तो जावर आपको याद रखना है, चांदी के लिए फेमस है। जावर कहाँ है, तो उदयपुर में, जावर उदयपुर। इसके बाद में राजपुरा दरीबा का नाम आपको याद रखना है, ये राज संबंध से भी सीसा जस्ता प्राप्त होता है। रामपुर अंगूजा जो है उसका याद रखिए, भीलवाड़ा में है, यहाँ से भी सीसा जस्ता प्राप्त होता है। इसके बाद में है चौथ का बरवाड़ा आपको याद रखना है, ये सवाई माधोपुर में है, यहाँ पर भी सीसा जस्ता प्राप्त होता है। इसके बाद में जो है बूढ़ा किशोरी दास, ये अलवर में है और यहाँ से भी जो है सीसा और जस्ता प्राप्त होता है। तो चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो और इस तरह से चाहो तो बार बार वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हो। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था जिसकी स्थापना 1915 में हुई। तो मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन जिसकी स्थापना 1915 में हुई, तो याद रखिएगा ये जो है मरुधर मित्र हितकारिणी सभा आपको याद रहनी चाहिए। यही है जो 1915 में स्थापित हुई। और साथ ही साथ में इसके बाद में दूसरा जो राजनीतिक संगठन बना उसको भी आपको याद रखना चाहिए, तो वो मारवाड़ सेवा संघ है। ये दूसरा राजनीतिक संगठन था, इसकी स्थापना 1921 में हुई है। देखिए प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तब आपको वीडियो लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छे लगते हैं तो आपको डिसलाइक करना चाहिए। और वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे फ्री में क्वेश्चन देख सकते हैं, वहाँ MCQ भी कराए गए हैं और वहाँ यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, और अगर अधिक वीडियो आपको देखना हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए वरना नहीं। आगे देखिए, आभूषण ओखरी कहाँ पहना जाता है। देखिए बहुत सारे आभूषण हैं लेकिन खास तौर से जो ऊट पटांग होते हैं पूछ लिए जाते हैं, पता नहीं चलता है, तो ओखरी जो है वो कान में पहना जाता है। बेसर भी कान में पहनी जाती है लेकिन ये बेसर पूछ चुके हैं, ओखरी भी पूछ चुके हैं। आगे देखिए, राजस्थान में खींच माता का मेला कहाँ लगता है। तो छींच माता, खींच कह रहे सॉरी, खींच नहीं है, छींच माता। तो छींच माता का मेला जो है वो कहाँ लगता है, तो आपको याद रखना चाहिए ये भीलवाड़ा में जो है वो छींच माता का मेला लगता है। इसके साथ साथ में आपको याद रखना चाहिए लटियाल जो है अब माता का मेला अगर पूछ लिया जाए तो वो पोकरण में लगता है। लटियाल माता का मेला कहाँ चला गया, हाँ यहीं से देखिए, लटियाल माता का अगर पूछा जाता है तो वो पोकरण में लगता है। सीमल माता का मेला अगर पूछा जाए तो वो लगता है बसंतगढ़ में, सीमल माता का बसंतगढ़ में। इसके बाद में सकराय माता का मेला भी आपको याद रखना, जो है नवलगढ़ में लगता है। तो सकराय माता नवलगढ़, इस तरह से छींच माता का मेला भीलवाड़ा, लटियाल माता का मेला पोकरण में, सीमल माता का मेला टेक्निकल इश्यू हो गया था। अब अगला प्रश्न है,
कनौडिया हवेली कहाँ स्थित है। देखिए हवेलियों से संबंधित प्रश्न पीछे पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया रिवीजन के लिए कि कनौडिया हवेली कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, बिसाऊ आपको नाम याद रखना चाहिए, यहाँ पर जो है कनौडिया हवेली स्थित है। साथ साथ में अगर केसरिया हवेली आपसे पूछा जाए तो ये नवलगढ़ में है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। साथ में अगर आपसे पूछा जाए रामपुरिया हवेली कहाँ है, तो रामपुरिया हवेली आपको याद रखना ये बीकानेर में है, तो रामपुरिया हवेली बीकानेर। साथ ही साथ में रत्नाकर भट्ट पौंड्रिक की हवेली अगर पूछा जाए तो ये जयपुर में है। इस तरह से ये कम से कम इतनी तो हवेलियां आपको रहनी ही चाहिए दिमाग में। देखिए आरपीएससी ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है और ये एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर के 7 दिसंबर से होने वाले हैं और आप सभी के लिए, किसी भी आप सब्जेक्ट से हैं उनके सभी के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राजपूत शासक ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान को परास्त किया था। महमूद खिलजी को परास्त किया था और याद होगा, ये आपका आंसर याद रहना चाहिए, राणा कुंभा का नाम। इसके बाद में अगला प्रश्न है दयाल दास की रचना कौन सी है। दयाल दास की रचना पूछी जा चुकी है और ये वाली रचना पहले पूछी गई थी, तो यहाँ पे 3 रचनाएं इनकी दी गई हैं, तीनों आपको याद रखना चाहिए। दयाल दास की रचना देखिए सुजस बावनी आपको याद रखना चाहिए, ये इन्हीं की रचना है। इसके बाद में अजस 21वीं जो है वो भी इन्हीं की रचना है। साथ साथ में है जो जस रत्नाकर, ये भी इन्हीं की रचना है। तो अजस 21वीं, जस रत्नाकर, साथ साथ में सुजस बावनी, ये जो है रचना इन्हीं की है। ऐसे गिनती से आपको याद रखनी चाहिए 52 52 यानी 21वीं जो है 21, या आपको 2 तो ऐसे याद रखनी चाहिए, इनमें नाम आएगा गिनती आएगी। आगे प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है। तो प्रतिहारों की जो मांडोर शाखा है, मंडोर, वो सबसे पुरानी शाखा मानी जाती है। अगला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। तो मंडोर से मेड़ता अपनी राजधानी बनाने वाले शासक जो है वो नांग भट्ट प्रथम का नाम आपको याद रहना चाहिए। नांग भट्ट प्रथम का नाम आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कौन सा रासो राजपूत की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है। तो चंद्रवरदाई का लिखा हुआ है और पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है। पृथ्वीराज तो तृतीय थे, उनके ऊपर, उनके चरित्र पर लिखा गया, उनकी वीरता का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है किस प्रतिहार शासक ने अधिवराह की उपाधि धारण की थी। तो अधिवराह की उपाधि धारण करने वाला कौन है। तो मिहिर भोज का नाम आपको याद रखना है, मिहिर भोज का आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है विग्रहराज फोर्थ यानी चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ का संबंध किस राजवंश से है। तो विग्रहराज कुछ शासक हैं, उनका संबंध आपको याद रहना चाहिए। जैसे विग्रहराज का आपसे पूछा है तो चौहान वंश से इनका संबंध है। बप्पा रावल को तो आपको पता ही है, मेवाड़ के गुहिल वंश की स्थापना करने वाले शासक हैं, साथ साथ में गुहिल वंश से इनका संबंध है। हरिश्चंद्र आपका पूछा जाए तो ये प्रतिहार जो वंश है उससे संबंध है। जयचंद का अगर आपसे पूछा जाए तो गढ़वाल आपको याद रखना चाहिए, उससे संबंध है। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, प्रश्न है काली बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो काली बंगा का मतलब काली चूड़ियाँ, काली बंगा का मतलब काली चूड़ियाँ। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टाकर और महाराजा धृतराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। महाराजा धृतराज ये परमेश्वर की उपाधि, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो नांग भट्ट द्वितीय का नाम आपको याद रखना चाहिए, नांग भट्ट द्वितीय। अगला प्रश्न है सामाजिक प्रथा फरगति संबंधित है। देखिए ये PYQ क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सबको याद भी रहेगा। तो नाता से इसका संबंध है, ये प्रथा जो है वो नाता होती है यानी तलाक होती है। अगला प्रश्न है 1621 में मात्र 11 वर्ष की आयु में कौन आमेर का शासक बना था। तो 11 वर्ष की आयु में आमेर का शासक बना है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह का नाम आपको याद रखना है। 1621 में 11 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठे। आगे देखिए चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण आपको याद रहना चाहिए, ये आपका आंसर होगा गुबक प्रथम का नाम आपको याद रखना है, गुबक प्रथम ने करवाया था। देखिए उर्दू के आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको बुक ज़रूर लेनी चाहिए, उसमें 2000 क्वेश्चन MCQ दिए गए हैं, जो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आसान राजस्थान का एग्ज़ाम आप कर सकते हैं। और इधर फर्स्ट पेपर, और अब इस बार तो ये नियम हुआ है कि हर पेपर में आपको 40% से अधिक लाना ही पड़ेंगे। किस चौहान शासक ने पुष्कर में 12 मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चौहान पुष्कर के अंदर 12 मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया है। आंसर आपका सही होगा अर्णवराज, ये शिव धर्म के अनुयायी थे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपाधि का वर्णन मिलता है।
तो शाकंभरी के जो चौहान हैं उनका वर्णन आप याद रखिएगा, बिचौलिया। बिचौलिया किसान आंदोलनों के बारे में भी याद रखिए, 3 खंडों में ये हुआ था। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आदिवासियों की देवी कौन सी है। अगर आपको लगता है मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, स्पीड स्लो कर सकते हैं, और अगर आपको स्लो लगता है स्पीड बढ़ा लीजिए। आदिवासियों की देवी कौन सी हैं, तो आदिवासियों की देवी आपको याद रखना चाहिए यहाँ से, ये है कंठेश्वरी माता जो आदिवासियों की देवी हैं। इसके बाद में चरणों की लोक देवी अगर पूछा जाता है तो करणी माता हैं। इसके बाद में अगर आपसे सिरबी जाति की कुल देवी आपसे पूछा जाता है तो आई माता हैं, और चौहानों की कुल देवी अगर पूछा जाता है तो वो जीण माता हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए। आदिवासियों की देवी उंगलियों पर गिनिए, कंठेश्वरी माता। चरणों की देवी अगर पूछा जाए तो करणी माता। सिरवी की देवी अगर पूछा जाता है तो आई माता, और चौहानों की अगर देवी पूछा जाता है कुल देवी तो जीण माता। अगला प्रश्न है झोरना नागौर में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है। तो झोरना नागौर में स्थित बताना है मंदिर किसका है, तो ये आंसर आपका सही होगा, हरिराम जी। और यह जो हैं सर्पदंश का इलाज करने के लिए, यानी सांप अगर जिसको काट लेता था उसका इलाज करने के लिए ये फेमस है। नाम इनका क्या है, तो हरिराम जी। और कहाँ मंदिर है, तो नागौर में जो है, यहाँ पे देवी नहीं देवता होना चाहिए, तो कहाँ है, तो नागौर आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, गुहिल वंश के शासकों की आराध्य देवी कालिका माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। देखिए बहुत बार उदयपुर आप लगा देते हैं, लेकिन चित्तौड़ आपका आंसर सही होगा। तो चित्तौड़ में आराध्य देवी हैं, किसकी हैं, तो गुहिल वंश की कालिका माता। अगला है निम्न में से कौन से गांव में वीर फत्ता जी का जन्म हुआ था। तो वीर फत्ता जी के बारे में आपको याद रखना चाहिए। साथू गांव आपको याद रखना चाहिए। साथू गांव, इनका मेला जो है वो भाद्रपद शुक्ल नवी को लगता है। तो भाद्रपद शुक्ल नवी को मेला लगता है वीर फत्ता जी का। वीर फत्ता जी भाद्र शुक्ल नवी, इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। देखिए पढ़ने में मुझसे मिस्टेक हो सकता है, चूँकि ये राजस्थान की अपनी लैंग्वेज है और वहाँ के क्षेत्रीय भाषा का इस पर प्रभाव है, तो हो सकता है मुझसे पढ़ने में गलती हो। आप कमेंट करके मुझे सुझाव जरूर दीजिएगा। आगे है फूल डोल त्यौहार मनाया जाता है। तो फूल डोल जो त्यौहार मनाया जाता है वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आपको याद रखना है। फूल डोल जो है वो त्यौहार मनाया जाता है। गणगौर, ये गणगौर को पूछा जा चुका है, तो गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीय को मनाया जाता है। तो चैत्र शुक्ल तृतीय को गणगौर है, चैत्र कृष्ण तृतीय को अगर पूछा जाए तो फूल डोल है, और साथ ही साथ में आपको याद रखना चाहिए भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी जो पूछा जाए तो उसमें मनाया जाता है उपछठ। उपछठ मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये पूछे जा चुके हैं। आगे बूंदी स्थित रंग महल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना अच्छा आप अच्छे से याद कर पाएँ। बूंदी स्थित रंग महल को सुंदर विचित्रों यानी चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया। तो बूंदी जो है रंग महल जो है चित्र, ये बनवाया किसने है बूंदी का रंग महल, तो ये बनवाया है राव छत्रसाल ने। बूंदी का जो है वो राव छत्रसाल ने बनवाया है। लेकिन याद रहे कि बूंदी में चित्रशाला का निर्माण अगर पूछा जाए तो वो करवाया है उमेद सिंह ने। रंग महल बनवाने का काम किसने किया है, तो वो छत्रसाल ने किया है। और अगर बूंदी में चित्रशाला का निर्माण पूछा जाए तो वो उमेद सिंह है। ये बात आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है किस शासक ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स 1916 में राजस्थानी चित्रशैली को वैज्ञानिक विभाजन किया है। तो इसका वैज्ञानिक विभाजन 5 खंडों में किया है। जैसे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो किताब है जज गुरीसन की, तो उसमें राजस्थानी भाषाओं का वर्णन किया है, 5 भाषाओं में राजस्थान को बांटा है। तो वैसे ही यहाँ पर वैज्ञानिक चित्रण पेंटिंग जो है इनकी ये पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स 1916 में आई है। तो इसको लिखने का काम किसने किया है, आनंद कुमार स्वामी का नाम आपको याद रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आप एक बार अपने पास जरूर नोट करिएगा। आगे है दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। तो दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है बूंदी शैली से। बूंदी शैली से आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के शासकों के शासनकाल के बारे में सही क्रम बताइए। अच्छा, आपसे पूछते हैं कि वो कौन सी चित्रशैली है जहाँ पर महिलाओं को शिकार करते दिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ देखिए कमेंट करके कौन बताएगा। तो इसमें आपको याद रखना, देखिए मेवाड़ में शासक बहुत हुए हैं लेकिन ये 3 का क्रम ज़्यादा पूछते हैं। तो याद रखिए जैत्र सिंह जो 1213 में बैठे, 1253 तक गद्दी पे रहे। इनके समय दिल्ली के कई सुल्तान बने, इल्तुतमिश बना, रजिया बनी, फिर नसीरुद्दीन, उसके बाद बलबन। इस तरह से आपको यहाँ से याद रखना है। लेकिन ये इसके बाद में जो है तेज सिंह गद्दी पर कब बैठे हैं, तो 1253 इनके बाद, ठीक 1253 से 1273 तक, फिर समर सिंह 1273 से 1302 तक। इस तरह से आपको याद रखना। आगे कौन सा अभिलेख राजस्थान में
भागवत वैष्णव धर्म के विषय का उल्लेख करता है। तो भागवत वैष्णव जो है वैष्णव धर्म के विषय का उल्लेख करता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। पहले ऊपर बढ़ाते हैं थोड़ा। हाँ, यहाँ से आपको याद रखना चाहिए बरनाला अभिलेख। बरनाला अभिलेख में भी वर्णन मिलता है। इसके बाद में घोसुंडी जो अभिलेख है उसमें भी वर्णन मिलता है। इसके बाद में बड़वा स्तंभ जो अभिलेख है, इन तीनों में इसका वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? तो भागवत वैष्णव धर्म के विषय का उल्लेख। तो भागवत वैष्णव धर्म का जो है उल्लेख किसमें मिलता है? इन तीनों का नाम याद रखिए। अगला प्रश्न है शेखावाटी किसान सभा के संस्थापक में से सम्मिलित है। तो इनमें कौन कौन इसमें सम्मिलित था, कौन कौन शामिल था? तो शेखावाटी किसान सभा में याद रखिएगा हरलाल सिंह शामिल थे। इसके बाद ये पूछा जा चुका है, नेताराम सिंह शामिल थे। इसके बाद में है ताड़केश्वर शर्मा, ये भी शामिल थे। और घासी राम जो हैं ये भी शामिल थे। अब इससे जो सभा थी शेखावाटी किसान सभा, इसका अध्यक्ष जो वो है वो ताड़केश्वर सिंह ही थे। अगला प्रश्न है चित्तौड़ दुर्ग में रबड़ी वीरवड़ी माता का मंदिर अन्नपूर्णा माता के नाम से किस शासक ने बनवाया था? तो अन्नपूर्णा नाम से मंदिर बनवाने का काम किसने किया था, किस शासक ने किया था? तो हमीर का नाम आपको याद रखना है। और ये देवी जो है हमीर जब चित्तौड़ की विजय का आशीर्वाद जो है हमीर को इन्हीं ने दिया था। तो किसने दिया था? तो वीरवड़ी माता जो हैं उनने आशीर्वाद दिया है हमीर को चित्तौड़ विजय के लिए। और फिर इसी के बाद में इन्हीं माता का मंदिर हमीर ने बनवाया है। और क्या नाम? चित्तौड़ के अंदर बनवाया, चित्तौड़ दुर्ग में बनवाया और अन्नपूर्णा माता के नाम से बनवाया। अगला प्रश्न है गोगा जी को किस युद्ध कौशल के कारण जाहिर पीर कहा जाता है? जाहिर मतलब होना, प्रेजेंट होना, हर जगह प्रेजेंट होने के चक्कर में इनको कहा गया है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, रण क्षेत्र में हर जगह उपस्थित होने की वजह से गोगा जी को जाहिर पीर कहा है। और ये कहा है किसने? तो महमूद गजनबी ने। इसके बाद में अगला प्रश्न है रूपनाथ किसके पुत्र थे? तो रूपनाथ आपको याद रखना चाहिए ये बूढ़ो जी के पुत्र थे। और ये बूढ़ो जी जो हैं वो पाबू जी के बड़े भाई हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। आगे देखिए, कौन सी लोक देवी अग्नि स्नान करने वाली देवी के नाम से भी जानी जाती है? तो अग्नि स्नान करने वाली, आग से नहाने वाली, ये आपको याद रखना है ईडाड़ा। तो ईडाड़ा माता का नाम आपको याद रखना है। बस यहीं तक प्रश्न मैंने आपके सामने रखे। 50 क्वेश्चन थे, लेकिन हर क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन शामिल थे। तो 100 क्वेश्चन से ऊपर मैंने आपके सामने रिवीजन रख दिया। अब ये स्क्रीन पर मेरी बुक है। अगर आप उर्दू के राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें MCQ जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है वो बहुत हैं, टॉप के हैं। और एक बार आपका इसको रिव्यू देख करके खरीदना चाहिए। और बहुत आसान, बहुत कम पैसे में ये आपके घर पहुंच जाएगी। बाकी आपकी मर्जी है। अच्छे लगे क्वेश्चन तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल पर वीडियो देखने हो तो सब्सक्राइब करिए, वरना कोई बात नहीं।